चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज द थर्ड लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड्स, एंड टुडेज टॉपिक दैट इज इलास्टिक मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। ओके, इलास्टिक मॉडुलस में कुछ भी हो सकता है, यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। ओके, आगे जो टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर्स में समझा दिया था डिटेल्स में। जस्ट खाली फटाफट, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने से क्या होता है, शायद कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हुआ हो, क्योंकि टाइम नहीं था। फटाफट कंप्लीट किया, एक टॉपिक लास्ट 2-3 स्टेटमेंट फटाफट से बोले थे, तो जस्ट समरी कर दूं, जिससे एटलीस्ट आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर पता चल जाए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का रिवीजन और बाद में नए टॉपिक। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का रिलेशन है क्या? तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट है, उसका एक रिलेशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बच्चों प्लीज पॉसिबल हो तो मत अपना जो इमेजिनेशन पावर है ना, उसको इंक्रीमेंट करने का ट्राई करो। सोचो कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास वो चीज है नहीं, समझ लो। काफी बार क्या होगा, फिजिक्स वही चीज है, काफी बार ऐसे जरूर नहीं कि हर चीज में प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन कर सकूं, काफी बार होती नहीं है, मेरे आसपास ढूंढू तो नहीं चीज मिलती। तो हमें क्या करना होता है, जस्ट इमेजिनेशन करना है। भाई मैंने आपको बोला रबर, रबर को खींचा, तो आपको ये चीज दिखनी चाहिए माइंड के अंदर। समझ में आ रहा है? तो ही टॉपिक को समझ पाओगे। अब खाली वर्ड को पकड़ोगे तो नहीं, शब्दों को पकड़ोगे ना, तो कभी फिजिक्स की थियरी नहीं समझ पाओगे। उस शब्दों के साथ साथ उसकी इमेज क्लियर करो जो माइंड में आपको बननी चाहिए, और उसके साथ आप लिंक करो अपने वर्ड्स को, मेरे स्टेटमेंट्स को और इस फिगर्स को, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज बाकी ये चैप्टर बहुत इजी है, सच में इजी है। चाहो ना तो आप 3-4 घंटे भी इस चैप्टर में दो ना, आराम से पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं है ज्यादा इस चैप्टर में, पप्पू चैप्टर है ये, लेकिन इमेजिनेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन करो। बोलो हुक्स लॉ क्या था, बताओ हुक्स लॉ क्या था? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, कहां तक, कब तक? जब तक इलास्टिक है, लिमिट तक, यस, इलास्टिसिटी लिमिट तक, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट अभी और आगे है। अब यदि उससे आगे, अब क्या है पता है आपको, ये कहना क्या चाहता है समझ लो। भाई मैंने आपको 5 स्ट्रेन, एक मिनट हो, स्ट्रेन और स्ट्रेस, ये समझ लो कि मैंने 2 लिया था तो स्ट्रेस मुझे 4 मिल रहा था, तो 5 लूंगा तो क्या मिलेगा? 10। 15 लूंगा तो 30 मिलेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई भी वैल्यू एक फिक्स है, देखो हर एक केस के हम 2 कॉमन निकाल लो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी में, तो मैच हो जाएगा आंसर सामने। अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं? प्रोपोर्शनलिटी क्या है यार? यस, जो है कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हटा दो तो सामने वैल्यू सेम हो गई। देखो, तो दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि जब डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो स्ट्रेस जितना चेंज करोगे उतना ही स्ट्रेन चेंज होगा। स्ट्रेस यानी कि फोर्स, और स्ट्रेन यानी कि लेंथ। ऐसे भी याद रख सकते हो, ट्रेन मैंने ऐसे याद रखा था जब 12th के अंदर था, तो सॉरी 11th में था। तो ट्रेन, ट्रेन लंबी होती है, लेंथ, ट्रेन यानी कि लेंथ लंबी होती है ना। स्ट्रेस, फोर्स, किसी को हमारे ऊपर फोर्स लगाते हैं, को क्या लगता है हमारे माइंड में? स्ट्रेस हो जाता है। क्योंकि आपको अभी भले इतना इजी लग रहा है, लेकिन जब सब कुछ मिक्स होगा ना, तब वही भूल जाओगे कि स्ट्रेस में लेंथ आता था या स्ट्रेन में लेंथ वाला था। स्ट्रेन यानी कि क्या है बच्चों? डेल्टा एल बाई एल, और स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। इतना ही खाली समझ लो ना, खाली स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन यानी कि डेल्टा एल या लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेंथ हो तो, अदरवाइज डेल्टा वी बाई वी। ओके, डिपेंड कर रहा है कौन सा स्ट्रेन है। वॉल्यूम स्ट्रेन हो तो डेल्टा वी बाई। इतना भी समझ लो ना, तो अब 20% सिलेबस हो गया आपकी चैप्टर का ही। इस चैप्टर का 20% चीज समझ में आ गई, ऐसा समझ लो। स्ट्रेन और स्ट्रेन के फॉर्मूला में कुछ नहीं है इतना। ओके, अब क्या होगा ए से आगे। अब ए तक अब क्या है, रबर है, रबर को खींचा, जितना खींचोगे उतना लेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन ए के बाद जो खींचने वाले हो, यानी कि आपने जितना खींचा, उसके कंपेयर में स्ट्रेन यानी कि लेंथ उसकी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? पहले क्या था कि भाई आपने 5 से 5 खींचा था, 5 जितना फोर्स लगाया था, तो आपको समझ लो 10 लग रहा था। अब इसकी लिमिट के बाद समझ लो आपने खाली 5 है तो 2 गुना होना चाहिए। अब मैंने 6 लगाया तो कुछ 14 जैसा हो गया। अब ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं रही, समझ में आया? प्रोपोर्शनलिटी नहीं रही। जो प्रोपोर्शनल थे ना, अब वो प्रोपोर्शनल नहीं रहे। जैसे 5 टू जा 10, 1 टू जा 2 होता था, 6 टू जा 12 होना चाहिए, वो नहीं है ए से बी तक। यानी कि इसका जो रिलेशन था वो मेंटेन नहीं है। लेकिन बी तक ऑब्जेक्ट क्या है, अभी भी इलास्टिक है, यानी कि जैसे उसको छोड़ दो अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। बोलो यहाँ तक क्लियर?
ओके रिवीजन Yes, हो रहा sir. है लेकिन फिर भी अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ समझाने के, क्योंकि आईएमपी चीज है। तो यानी कि बी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, क्या बोलते हैं उसको हम, इलास्टिक। यहां तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक है, रबर जैसा है। उसके बाद अब वो वायर ले लो, जैसे वायर को आप और खींचते हो, इस बी से ज्यादा फोर्स लगाओगे आप, स्ट्रेस लगाओगे, तो वायर कैसा होता हो, जैसे स्टील का वायर है या ऐसा नहीं कोई वायर होते हैं, इसको आप मुड़ दिए एक बार फोर्स लगा के, हाँ फोर्स लगा के मुड़ दिया आपने गोल या ऐसा कुछ, तो वही का वही शेप रह जाएगा बी से सी तक। कोई डाउट? बी से सी तक अब No, उसके sir. ऊपर फोर्स लगा तो वापिस आने की तो छोड़ो, ओरिजिनल पोजीशन पे या खींच भी नहीं होगा, जैसा था वैसा रह जाएगा, जैसे खींचा आपने ऐसा हो जाएगा। ओके ના સર સી માં તો એવું નતું કે થોડુંક ખેંચાઈ જશે. अरे सॉरी सॉरी, सी के डी में था ऐसा, सॉरी हो। बी से सी में क्या था, आपने खींचा, रिटर्न तो जाएगा लेकिन अभी थोड़ा उसके अंदर क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। आई एम सॉरी हो, एक्चुअली मैं डी समझ गया था। क्लियर है बच्चों? ओके तो बी टू सी में, ओके एक मिनट हो, क्या डाउट है, बी टू सी एंड सी टू, बी टू डी में क्या डिफरेंट? बी टू डी नहीं, या तो बी टू सी होना चाहिए और सी टू डी होना चाहिए। तो बी टू सी पता चल गया बच्चों? बी टू सी में खींचा, छोड़ा तो वापिस मुड़ गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ 1% जैसा डिफॉर्मेशन रह गया, लेस देन 1%, थोड़ा सा खींच जाएगा वो। ओके बी टू सी तक। अब सी से डी तक क्या होगा, आपने खींचा, जैसे खींचा था वापिस नहीं जाएगा, एज यूजुअल रह जाएगा सी से डी तक, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, उसकी एक प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। और डी के बाद यदि और ज्यादा फोर्स लगा या कुछ होगा तो डी के बाद वो तुरंत क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा डी के बाद। अब यहां से डी से ई तक जाओगे, कोई भी फोर्स पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कोई डाउट? ના ओके ई तक, या इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग। ई पॉइंट तक जनरली आते आते ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ए टू बी एंड बी टू सी सेम वही नहीं, ए टू बी है ना, उसमें उसमें इलास्टिक है, और ए टू बी में भी, जीरो से ए में भी प्रपोजनल है और जीरो से बी में भी इलास्टिक लिमिट है, लेकिन प्रपोजनलिटी नहीं है। ओके सी टू डी, सी टू डी में क्या होगा बेटा, कि आपने जैसे मुड़ा, आपके पास समझ लो वायर है, और वायर को आपने फोर्स लगा के यू जैसा, स्ट्रेट वायर था, उसको खींचा और यू जैसा शेप कर दिया तो एज यूजुअल रह जाएगा। यहाँ है ना वायर जैसा बन जाएगा, प्लास्टिक जैसा बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ अभी रबर जैसा है। अब समझ में आया दोनों में कंफ्यूजन क्या है? समझ में आ रहा है? जीरो से सी तक अभी भी वो रबर जैसा है, जीरो से बी सी तक, और सी के बाद वो प्लास्टिक जैसा बन जाएगा। यानी कि यहां तक वो इलास्टिक था सी तक, और सी के बाद वो प्लास्टिसिटी उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्लियर ना बच्चों? श्योर? Yes, sir. ओके Yes. सो देखो दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, डक्टाइल, डक्टाइल यानी कि पता है किसी को, डक्टाइल यानी कि, Wire मत change करो property. यस, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप खींचोगे तो वो खींच जाएगा, यानी कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम बोल रहे हैं डक्टाइल। एक मिनट बेटा, क्या डाउट है? ए टू सी में बेटा 2 3 4 बार बताया, अब यही की चीज में 10 बार बताऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए टू सी में 10 बार मैंने बताया, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ए टू सी में क्या होगा, एक बार सुन लो अच्छे से। ए से बी तक क्या है, ऑब्जेक्ट प्रपोजनल नहीं, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रपोजनल नहीं है, लेकिन इलास्टिक है, इलास्टिक है ऑब्जेक्ट। यानी कि ए से बी तक ऑब्जेक्ट को खींचोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ए से बी तक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, बी तक यहां अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर सकता है। अब बी से सी में क्या डिफरेंट है, तो बी से सी में ऑब्जेक्ट, बी से सी में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता। जैसा आपने समझ लो ऑब्जेक्ट इतना था, अब मैंने खींच को ऐसा बना दिया, और जैसे ही छोड़ दिया, फोर्स को छोड़ देगा, तो ये जो थोड़ा सा खींच जाएगा, समझ लो ये 5 का था तो ये 6 न्यूटन जितना हो जाएगा, 5.5 लेंथ जितनी हो जाएगी। कहाँ? बी से सी, बी टू सी। क्लियर हर्ष? ओके गुड। ओके कॉन्सेप्ट को फील करोगे तो, क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूज ही होते रहोगे ये चीज के अंदर। मैंने क्या बताया, ये जैसे जैसे जो बता रहा हो ना, उसको एक माइंड में पिक्चर क्रिएट करते रहो। वर्ड पे जाओगे, वर्ड से नहीं समझ पाओगे, पिक्चर से समझ पाओगे। ओके ए से बी तक क्या है, ऑब्जेक्ट वापस ओरिजिनल पोजीशन पे, 5 उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, खींचे कितना भी खींचूगा फोर्स के बाद वो
फोर्स छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, वापस 5 का 5 रहेगा, उसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ ही रहेगी। लेकिन बी से सी में क्या है, 5 से उसको खींचा, 10 मीटर जितना खींचा, छोड़ा तो 5 नहीं आएगा, 5.5 जैसी लेंथ हो जाएगी उसकी, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया उसके बॉडी के अंदर। बी से सी तक ऑब्जेक्ट रिटर्न तो आया, लेकिन उतनी पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं आया, थोड़ा सा उसके अंदर डिफॉर्मेशन रह गया, लेंथ उसकी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो रही। क्लियर ना बच्चों? अब फाइनल खत्म, क्लियर के आगे बढ़ू टॉपिक से? ओके, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक था हमारा जो हमने डिस्कस किया था। चलो, और डक्टाइल यानी कि क्या है, पता चला ना, जिसको हम खींचे तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, उसको खींच सकते, यानी कि लार्ज डिफॉर्मेशन हो। डिफॉर्मेशन कैसा हो, लार्ज, किसके बीच में, इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट। इलास्टिक लिमिट यानी कि वो पॉइंट जहां से छोड़ दो तो वापिस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, और ब्रेकिंग पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जहां से क्या होगा, ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट है। ओके, रबर है मेरे पास, रबर, इस रबर की इलास्टिक लिमिट है, ओरिजिनल लेंथ 5 मीटर है, रबर की इलास्टिक लिमिट समझ लो 15 मीटर है, और ब्रेकिंग पॉइंट है उसकी 35 मीटर। तो ये दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा, इसमें यदि इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है तो ज्यादा डिफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट को खींच सकते हम, जितना चाहो इतना खींच सकते हो। ओके, मेरे पास इतना सा वायर है, इतना सा वायर है, उसको मैं 1 किलोमीटर तक खींच सकता हूँ, तो ज्यादा डक्टाइल हुआ। समझ में आया कि नहीं? आधे किलोमीटर तक, 500 मीटर तक, 100 मीटर तक, जितना ज्यादा मैं खींच सकता हूँ, वो उसके मेटल की प्रॉपर्टी याद करो, डक्टाइल प्रॉपर्टी थी ना मेटल्स की, वही चीज कि इसको हम वायर में खींच सकते। अब ब्रिटल यानी कि क्या, हम खींचने जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, टूट ही जाए, यानी कि उसके अंदर स्मॉल डिफॉर्मेशन, यहाँ डिफॉर्मेशन ज्यादा हुआ, ओरिजिनल लेंथ 5 मीटर थी ना, हम उसको 500 मीटर तक भी खींच सकते। डिफॉर्मेशन देखो कितना हुआ, बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन है। अब ओरिजिनल लेंथ समझ लो 5 मीटर है, तो डक्टाइल ऑब्जेक्ट हो ना, उसको ज्यादा से ज्यादा 5.1 या 5.2 तक ही खींच सकते, उसके बाद ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो उसको हम ब्रिटल बोलते हैं। क्या बोलते, डक्टाइल नहीं, ब्रिटल ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल। ये उसके ग्लास, और ग्लास को खींच सकते हो कभी, सिरामिक को खींच सकते हो, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डायरेक्ट टूट ही जाएगा। माइनर सा होता है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है उसके बॉडी में, बाकी जनरली क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। और कॉपर में तो आप बहुत जबड़ा डिफॉर्मेशन आप चाहो चेक करो ना, तो आप ऐसे रबर लो, अब रबर को जोर से खींचोगे तो रबर के बीच में जो डॉटेड डॉटेड होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे पार्ट, वो दिखाई देगी आपको। पहले कुछ नहीं, आपको स्मूथ दिखाई देगा रबर, लेकिन और जोर से खींचोगे तो बीच में जो छोटे 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 प्रॉब्लम्स होते हैं, होल्स होते हैं, खरबचड़ी से जो सपाटी હોય ને એ બધી ક્લિયર દેખાશે, ચેક કરજો ઘરે રબર પડ્યું હોય તો। તમારી પાસે રબર હોય પણ તમને કદાચ આમાં નહીં સમજાઈ શકું। હા સર, સમજી ગયા ને? બસ, ઓકે, ઘરેથી રબર હશે ને તેને ખેંચજો એટલે તમને ખ્યાલ આવે છે કે ઓબ્જેક્ટની અંદર જે ડક્ટાઇલ પ્રોપર્ટી ને બધી જોવા મળશે। અમુક રબર હોય, ઓકે, બાકી અત્યારે તો ટેકનોલોજી એટલી જબરજસ્ત થઈ ગઈ છે ને, એકદમ સ્મૂથ રબર જ બનાવે છે, બટ પહેલાના જમાનાના જે રબર હતા ને એ બધા આવા જ હતા, આપણે દેખાય નહીં પણ ખેંચો એટલે અંદર માઇનર કે પ્રોબ્લેમ હોય છે। કોઈ ડાઉટ આમાં? ના। શ્યોર ના? ઓકે, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू का आंसर दो फटाफट से। चलो, अच्छा एमसीक्यू है, वैसे अभी तक आया नहीं है इसलिए मैंने रख दिया है। क्या है, एक्सटेंशन बिगिन टू इंक्रीज इवन विदाउट, अब फोर्स लगाए बिना भी या छोटे से फोर्स में भी ऑब्जेक्ट ज्यादा खींच जाता है, दैट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको हम, यील्ड पॉइंट। आप कंपेयर करोगे ना इस ग्राफ में, देखो यहाँ है ना, यील्ड पॉइंट कौन सा था बच्चों, देखो एक मिनट, देखो बी है, बी। तो यहाँ आप देखो, मैं आपको एग्जैक्टली क्लियर बताता हूँ, इतना फोर्स लगा है। अब देखो ये फोर्स कम है कि नहीं, वही चीज इतनी लेंथ के लिए हम यहां से यहां तक की लेंथ के लिए देखो फोर्स ज्यादा है, समझ में आया कि नहीं? और यहां भी आप कंपेयर करो तो पता चलेगा एग्जैक्टली, ये वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ देखो इतना गैप था, इतनी लेंथ में इतना ही गैप था, और यहाँ इतनी लेंथ में ज्यादा गैप है। लेंथ एक ही है, वैसे क्रॉस है ना, इसलिए लेंथ आपको यहाँ दिखेगी नहीं। ये जो स्ट्रेस है जिसके अंदर ज्यादा होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। एक अच्छा एमसीक्यू है जो जनरली जी नीट के लेवल में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। ओके, दूसरा एमसीक्यू का आंसर दो। चलो, स्ट्रेट लाइन क्या दिखाती है आपको,
इलास्टिक लिमिट। वेरी गुड, इलास्टिक लिमिट। जल्दी जल्दी जल्दी। सी, वेरी गुड। क्लियर बच्चों? ओके, इलास्टोमर थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, जस्ट खाली उसके बारे में समझ लो। बाकी इसमें एग्जाम में कुछ ज्यादा नहीं पूछ सकते, डेफिनेशन पूछ सकते हो, उसके एग्जांपल पूछ सकते। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टोमर? इलास्टोमर यानी कि क्या? सब्सटेंस व्हिच कैन बी स्ट्रेच्ड टू हैव द लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ। रबर होता है, रबर बच्चों, उसको कितना खींच सकते हैं हम? थोड़े से फोर्स से, हाँ कि ना? तो रबर है जो, ये वन टाइप ऑफ इलास्टोमर। लेकिन रबर से भी ज्यादा इलास्टोमर है हमारी नर्व्स, हमारा ये जो और यानी कि नर्व्स ही होते हैं ना बच्चों कुछ। ओके, तो ये जो सारी चीज आपको याद हो तो नहीं, कोई ऐसा आपने सुना होगा, वैसे सही है रॉन्ग है एग्जैक्टली पता नहीं, कि हमारी बॉडी में इतनी नर्व्स होती है, उसको खींचे ना तो पूरे अर्थ के आसपास एक पूरा राउंड लगा सकती है बॉडी में से। ऐसा कुछ सुना है मुझे, आई एम नॉट श्योर 100% कि सही है रॉन्ग है, लेकिन है कि भाई इतना ज्यादा खींच सकते उसको। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम इलास्टोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलास्टोमर। नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, ये जो हमारी टिश्यू होती है ऑर्टा की, ये सारी हार्ट के अंदर जो वेसल्स होते हैं, ये सारी चीज इलास्टोमर है, बहुत खींच सकते हैं उसको, लंबा सा खींच सकते हैं उसको। क्लियर? ओके, कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये टॉपिक को। इलास्टोमर यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम स्ट्रेन का मीनिंग यहाँ लेंथ समझना, जिससे और ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा आपको। स्ट्रेन यानी कि लेंथ ही था ना, डेल्टा एल बाई एल, ज्यादा लेंथ का चेंज, डिफॉर्मेशन, दैट मीन्स इलास्टोमर। और उसमें जो ग्राफ होता है ना, वैसा होता है, स्ट्रेट नहीं होता। स्ट्रेट होता है यानी कि हुक्स लॉ को फॉलो करता है कि ना? स्ट्रेस का मीनिंग क्या था? हुक्स लॉ। लेकिन यहाँ स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे कर्व भाग होता है, यानी कि इलास्टोमर जो होता है ना, वो हुक्स लॉ को फॉलो करता नहीं है, इतना ध्यान रखना। इलास्टोमर ऑब्जेक्ट जो है डज नॉट ओबे द हुक्स लॉ। एमसीक्यू आएगा ऐसे 100%, इसमें से ये एमसीक्यू बनता है। इलास्टोमर प्रॉपर्टी, एक तो ग्राफ ऐसा बना दो, डेफिनेशन लगा दो, उसके एग्जाम्पल बता दो, ओके, और ये 2-3 स्टेटमेंट लिखा दो कि भाई एग्जाम्पल हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज। इलास्टोमर में कोई डाउट बच्चों? ना। क्या क्या बताना है आपको इलास्टोमर पूछे तो? एक तो डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन क्या? एग्जांपल, सब्सटेंस व्हिच कैन बी स्ट्रेच्ड टू हैव अ लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि ऑब्जेक्ट को ज्यादा तक खींच सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इलास्टोमर। इसकी फिगर बना दो, फिगर से बता दो कि भाई इलास्टोमर के लिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, दैट मीन्स ये हुक्स लॉ को ओबे करता नहीं है। और दूसरा एग्जांपल बता दो, ये सारे नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर। क्लियर ना? वैसे एनसीईआरटी में तो Yes. 1-2 लाइन के अंदर ये चीज बताई है, लेकिन फिर भी पूछ ले तो आप कर सकते, ये सारी चीज जो अभी मैंने बताई वही है। ओके, एग्जांपल है, क्या है, रिलेशन है, ओके, वही चीज। चलो, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है ब्रेकिंग स्ट्रेस, जस्ट खाली समझा देता हूँ, ओके, सिलेबस या नोट्स में नहीं मिलेगा खाली, लेकिन समझ लो। ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी कि क्या? भाई ऑब्जेक्ट को जितना ज्यादा से ज्यादा हम फोर्स लगा सकते, ओके, जहां तक वो ऑब्जेक्ट टूट ना जाए, उसको हम ब्रेकिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रबर है, उस रबर को खींचता हूँ कितना फोर्स लगा सकता हूँ, जब तक वो टूटता नहीं है, तो वो मैक्सिमम फोर्स है, उसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? ब्रेकिंग फोर्स एंड ब्रेकिंग फोर्स यानी कि वो फोर्स, और उसको एरिया से डिवाइड करो तो स्ट्रेस बन जाएगा। ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट था, याद रखना। स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। अब समझ लो कि ऑब्जेक्ट का खुद का ही मास हो, तो ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दो तो उसके ऊपर स्ट्रेस कौन सा लगेगा? ऐसे रख दू तो, ऐसी कोई चीज के साथ लटक दे, हैंग कर दू, तो उसका खुद का ही मास होगा ना, फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया। अब मास यानी कि क्या होता है बच्चों? मास यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यानी कि लेंथ इंटू एरिया होता है। हाँ, तो ये देख लो, एरिया, लेंथ एंड रो, एम की जगह, कंफ्यूज नहीं होना है, एमसीक्यू में पूछ सकते इसलिए लिख दिया है टॉपिक, बाकी ये यूजुअल नीचे है। फॉर्मूला में कोई डाउट नहीं है ना? एम से ये ए रो जी कहां से आया? ए कट तो रो एल जी, ये आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस का एक फॉर्मूला मिला। ए
एल रो जी. कोई डाउट? ના MCQ और जी नीट માટે, બાકી બોર્ડ માટે નથી, સ્કૂલ માટે નથી. ओके चलो. इलास्टिक फैटिग यानी कि क्या, छोटे छोटे टॉपिक है, बस खाली बता देता हूँ आपको. इलास्टिक फैटिग यानी कि देखो रबर है, अब रबर को खींचोगे छोड़ दोगे तो वापस आ जाएगा, लेकिन कब तक? अब पूरे साल तक ऐसे खींचते रहो तो क्या इसकी प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी बच्चों? नहीं. इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी मेंटेन रह सकती है पूरे साल तक? अरे पूरे साल की क्या करो, एक दिन भी ऐसे ट्राई करना, एक दिन में भी उसकी एक कैपेसिटी होती है ना यार बॉडी की. यार आपको मैं हर रोज इतना मारते रहो, क्या आप मेरे पास पढ़ोगे? बाद में नहीं पढ़ोगे. तो इलास्टिक फैटिग यानी कि एक ऐसा स्टेज आएगा, उस स्टेज के बाद ऑब्जेक्ट की जो, भले खुद ऑब्जेक्ट इलास्टिक हो तो भी उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है, थोड़ा सा एक्सटेंड आ जाता है, लॉस हो जाता है, उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाती है. दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक फैटिग. क्लियर बच्चों? स्कैन Yes, sir. क्लियर ना? डिटेल में जाने की जरूरत है? ના સર ओके चलो तो बता दो आंसर इसका. एक मिनट हो, इलास्टिक, एक फिर भी मैसेज आया, रिपीट कर दो. चलो, इलास्टिक फैटिग यानी कि एक रबर है, उस रबर को आप खींचोगे और छोड़ दोगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. लेकिन अब हर रोज आप इतना खींचोगे, इतना खींचते रहोगे, कितने 2-3 दिन कंटिन्यूस खींचोगे तो एक टाइम आएगा जब उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना वो लूज हो जाएगी बच्चों. तो उस पोजीशन को, इस चीज को बोलते हैं इलास्टिक फैटिग. क्लियर हर्ष? ओके चलो MCQ आंसर दो. सी सभी का आ गया था आंसर. मैक्सिमम स्ट्रेस या क्या, इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस. इस MCQ के लिए मुझे ये टॉपिक समझाना पड़ा था. समझ में आया कि नहीं? अदरवाइज मैं स्किप कर रहा था वो टॉपिक, लेकिन याद आया कि एक MCQ है पीछे. चलो बताओ आंसर. वेरी गुड स्टूडेंट. बताओ. इलास्टिक रीजन्स ज्यादा होता है. डज नॉट ओबे. यस वेरी गुड. बी ऑलमोस्ट तो सही है सभी के आंसर. ओके गुड. ये टॉपिक है बाकी, लेकिन MCQ आया है, याद हो तो मैंने समझा दिया था. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वो टॉपिक सिलेबस में अभी बाकी है, लेकिन MCQ भूल से आ गया. यस वेरी गुड. ए आएगा, ए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. डोंट वरी यदि नहीं पता, नहीं आता है, बाकी है टॉपिक. યંગ મોડ્યુલસ ને એ તો આમાં નહીં એ યંગ મોડ્યુલસ ને મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી બંને એક જ થયું. એવું હે હા બંને એક જ છે. યંગ મોડ્યુલસ અને ઇલાસ્ટિક મોડ્યુલસ એક જ વસ્તુ છે. કાંઈ વાંધો નહીં, ડોન્ટ વરી. આગે ટોપિક બાકી જ છે આપણે. આ તો MCQ છે ને, રેન્ડમલી હોય ને એટલે આવી ગયેલા હોય વચ્ચે. यही चीज देखो, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिक मॉड्यूलस यानी कि क्या? इलास्टिक मॉड्यूलस यानी कि क्या? इलास्टिक मॉड्यूलस यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो. इलास्टिक मॉड्यूलस यानी कि स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी कि लेंथ अपॉन लेंथ, डेल्टा L बाय L. समझ में आ रहा है ना बच्चों? હા સર तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक मॉड्यूलस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलास्टिक मॉड्यूलस, या तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलो, एक ही चीज है दोनों. अब इसके 3 टाइप है बच्चों. स्ट्रेस के कितने टाइप थे? स्ट्रेन के कितने टाइप थे? 3. तो कॉमन चीज है, स्ट्रेस के 3 टाइप है. लॉन्गिट्यूडनल, शियरिंग स्ट्रेस एंड वॉल्यूम. વોલ્યુમ ओके इसमें भी यही चीज है. स्ट्रेन में भी वही थे, लेंथ, एरिया, शियर और वॉल्यूम. तो इसमें भी वही चीज, क्योंकि जो चीज से बना है उसके 3 टाइप है, तो उसके भी 3 टाइप हो जाएंगे. तो जिसमें लेंथ का चेंज हो रहा है, यानी कि लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेंथ है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन है, तो उसके लिए मॉड्यूलस कौन सा बोलेगी? उसको यंग मॉड्यूलस बोलेगी. क्या बोलेंगे बच्चों? યંગ મોડ્યુલસ स्पेसिफिक यंग मॉड्यूलस यानी कि स्पेसिफिक भी लेंथ का ही स्ट्रेस और लेंथ का ही स्ट्रेन. दूसरा आएगा बल्क मॉड्यूलस. बल्क વોલ્યુમ मॉड्यूलस यानी कि वॉल्यूम वाला. बल्क मॉड्यूलस यानी कि वॉल्यूम वाला. देखो बच्चों, काफी बार इस बल्क मॉड्यूलस को हाइड्रोलिक मॉड्यूलस भी बोलते हैं. कौन सा? हाइड्रोलिक.
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट को रखोगे ना, समझ लो ये पानी है, जनरली ऐसा फोर्स और प्रेशर कहाँ लगता है, एयर प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर लगता है। वॉल्यूम, ये बल्क मॉड्यूलस जनरली फ्लूइड और एयर के अंदर होता है। तो जब ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपको पता है ना, लिक्विड ऑलवेज क्या करता है बच्चों, ऐसे फोर्स लगाता है। आप चेक करना तो करना, पानी के अंदर रखोगे ना तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ फील होगा कि कोई आपको खींच रहा है, अंदर आपको कोई धक्का दे रहा है। दैट इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस। तो हाइड्रोलिक मॉड्यूलस या हाइड्रोलिक स्ट्रेन, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ऐसा वर्ड यूज करते हैं। ओके, काफी बार एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। ओके चलो, और तीसरा था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। कौन सा बच्चा, शियर मॉड्यूलस। शियर। इसको काफी बार यहाँ शियर मॉड्यूलस भी बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट है ना, वर्ड चेंज कर दें तो आता है फिर भी नहीं लिख पाते काफी बार। तो इसके जो भी जितने भी नाम है ना वो याद कर लो। बल्क मॉड्यूलस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक वॉल्यूम या हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक। और यंग मॉड्यूलस को लॉन्गिट्यूडियल या लेंथ वाला मॉड्यूलस। ओके चलो, कोई डाउट, तीन टाइप में से। अब यंग मॉड्यूलस, तो प्रोफेसर यंग ने ये फाइंड किया था, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। खाली आगे वर्ड ये यूज कर देना, बाकी फॉर्मूला तो वही है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, लेकिन यंग के लिए लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ वाला आएगा। क्लियर, तो लेंथ वाला स्ट्रेस और लेंथ वाला स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला डालते यंग मॉड्यूलस में। समझ लो कि ऑब्जेक्ट है, आपको ऑलरेडी मैंने आगे बता दिया था, फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में लेंथ चेंज हुई, डेल्टा एल जितनी। ओके, तो वो जो चेंज हुआ लेंथ, उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला बनेगा क्या, स्ट्रेस यानी कि क्या था बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, वो तो सभी के लिए सेम ही है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल। तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था, अबे यार अभी जो टॉपिक समझा रहा हूँ वो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसको हम यंग मॉड्यूलस बोलते हैं। काफी बार थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वर्ड है ना एक जैसे ही, इसलिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का ये फॉर्मूला ऊपर एफ बाई ए, और नीचे स्ट्रेन का फॉर्मूला डाल दिया एल बाई एल। एफ यानी कि क्या होता है बच्चों, एफ यानी कि एम जी होता है ना बच्चों। ऑब्जेक्ट खुद का ही ऐसे लटका हुआ है तो एफ इज इक्वल टू एम जी, और एरिया ये इसके अंदर डाल रहा हूं मैं, ये एफ का फॉर्मूला। एरिया यदि समझ लो ऑब्जेक्ट की रेडियस है आर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा इतना, नीचे तो डेल्टा एल बाई एल ही आएगा। एक दूसरा वाला एक फॉर्मूला मिला आपको ये, बोलो कोई डाउट, बहुत इजी है सच में, आज ही याद रखा दूंगा, टेंशन मत लो सभी को। ऐसा यूनिट क्या आएगा, तो फोर्स का न्यूटन, ये इसका तो स्ट्रेन का तो यूनिट होता नहीं है, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो वन टाइप ऑफ फोर्स अपॉन एरिया यानी कि प्रेशर, प्रेशर का हो जाएगा पास्कल। बाकी सीजीएस यूनिट एमएलटी निकालना तो पाएगा सभी को। बोलो इसमें कोई डाउट। यंग मॉड्यूलस में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यंग मॉड्यूलस तीन टाइप के थे, कौन कौन से, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर या तो जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ये रहती मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉड्यूलस बोलो या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलो, एक ही चीज है। ओके एक तो गया, एक तो खत्म ना। अरे यार सॉरी हो, बोलो आंसर अब बता ही दो मैंने वैसे ही समझा दिया। ठीक है, सी। ओके ये ध्यान रखना, बोले फॉर्मूला में आता है वो अलग चीज है। नहीं 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 नहीं, डी, डी वेरी गुड वर्स, डी। क्यों, अभी यार अभी तो मैंने समझा आगे क्या बात हुई थी। यंग मॉड्यूलस डिपेंड्स ऑन द, देखो देखो बच्चों, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला था रोला, तो रो का ये फॉर्मूला आता था आर ए एल। तो क्या ये रजिस्टिविटी थी, क्या एरिया और लेंथ पे डिपेंड कर रहे थे, याद करो 10th स्टैंडर्ड का। नो, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या मास और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड है,
कि मटेरियल के ऊपर है? मटेरियल। समझ, इसके फॉर्मूला में आ रहा है तो इसका मीनिंग ये तो नहीं है ना कि इसके ऊपर डिपेंड है। यही भूल कर देते हो आप एग्जाम में काफी बार, कि आप लगाते हो फॉर्मूला में तो यार मास आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो इसके ऊपर डिपेंड होगा। नहीं 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 नहीं, वो तो कोइंसिडेंटली वैल्यूज उसका एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं है ऑब्जेक्ट। डेंसिटी इज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास। भाई मास बढ़ा दिया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। सामने मास बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है काफी बार, तो डेंसिटी क्या हो जाती है ऑटोमेटिकली में सेम हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? डेंसिटी वाटर की, वाटर एक लीटर लो या 2 लीटर लो, डेंसिटी चेंज होगी ना। हाँ, बस वही चीज है। तो यहाँ भी यंग मॉड्यूलस जो है उसके फॉर्मूला में भले ये सारी चीज आती थी यंग मॉड्यूलस में, लेकिन यंग मॉड्यूलस किसके ऊपर डिपेंड है? ओनली ऑब्जेक्ट की मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। बोलो क्लियर? ओके, बल्क मॉड्यूलस क्या था? बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम वाला, तो डिफाइंड एज ए वॉल्यूम स्ट्रेस, नीचे वॉल्यूम स्ट्रेन। क्लियर ना? जैसे वो यंग मॉड्यूलस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, वैसे बल्क मॉड्यूलस में वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन। वैल्यू डाल दो। बाकी ये सारी चीज तो बहुत बात कर ली है हमने, जरूर नहीं है ना ये सारी चीज के एक्सप्लेन करने की यार। कोना ऊपर डिपेंड रहશે? किसी के ऊपर नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट के मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड होता है, बस खत्म। चलो, वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। याद करो, बल्क मॉड्यूलस, हाइड्रोलिक मॉड्यूलस, जिसमें मैंने बोला था एक ही केस ऐसा जिसमें आप पी लिख सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया। बाकी केस में नहीं लिखना है, वो ध्यान देना। चलो, स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन यानी कि डेल्टा वी बाई। काफी सारे स्टूडेंट को यहाँ माइनस है ना, वो खचक रहा है। मैं बताता हूँ, डोंट वरी, पहले फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला क्या था बल्क मॉड्यूलस का? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस यानी कि क्या हमने डिराइव किया था? फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा पी। फोर्स अपॉन एरिया। और वॉल्यूम यानी कि डेल्टा वी बाई वी। ऑफ एफ अपॉन ए की जगह हम जनरली डेल्टा पी यूज करते थे, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी हुआ। बाकी में एडजस्ट कर दो, वी को ऊपर ले लो जो करना है। अब ये माइनस की साइन क्यों आई, कोई बता सकता है? डिफॉर्मेशन। नॉट डिपेंड ऑन डिफॉर्मेशन, सही है, लेकिन उसका रीजन नहीं है। आप रीजन नहीं प्रॉपर अभी मिला कि माइनस की साइन क्यों आई। हर्ष, ओके, हर्ष आंसर राइट है 50%। अभी भी एक दो वर्ड मुझे कम चाहिए, कम मिलने लग रहे हैं। वॉल्यूम बिकम लेस, लेकिन क्यों लेस हुआ? हर्ष ऑलमोस्ट टू नियर अबाउट आंसर पे ही है, नजदीक है, थोड़ा सा सोच ले। दूसरा कोई? कोलैप्स થઈ જાય, इनिशियल करता साइज फाइनल करता વધારે। देखो देखो देखो, चलो, यहाँ क्या है बच्चों? वॉल्यूम। और यहाँ क्या है? प्रेशर। बच्चों मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। अब पता चला, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ साइन ऑपोजिट आई। वॉल्यूम में डिक्रीज करूंगा तो, सॉरी, प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। समझ में आया ना अब ये माइनस की साइन क्यों है? ओके, चलो गुड। प्रेशर के ऊपर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए माइनस आ रही है। हर बार जरूरी कि वॉल्यूम कम ही हो, वॉल्यूम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे प्रेशर कम हो जाएगा। बलून्स के अंदर जब बलून्स के अंदर ये प्रेशर ज्यादा था, जब प्रेशर हमने छोड़ दिया, प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसे कुछ अपने कोई भी ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो आप। बाद में उसकी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशन सेम एज यूजुअल जो आगे के थे वो। नहीं 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 नहीं, नहीं। स्ट्रेस और हाँ सही, आगे थे वही मैच हो जाएगा, क्योंकि ये तो वॉल्यूम कट हो जाता है ना, इसलिए उसका तो कोई यूनिट नहीं है। और प्रेशर का तो पता ही था, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एज यूजुअल जो आगे था वही। कोई डाउट? ना। श्योर। बल्क मॉड्यूलस में कोई डाउट बच्चों? ओके। कंप्रेसिबिलिटी एक्स्ट्रा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एमपी है। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि बल्क मॉड्यूलस का ऑपोजिट, इसको बोलते कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर ना? कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, तो बल्क मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला मिला था हमें आगे के टॉपिक में, उसका रेसिप्रोकल कर दो। उसमें v इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा वी था, यहाँ उल्टा हो जाएगा बाद में सब कुछ। यूनिट भी उल्टा, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था,
तो मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन, डायमेंशन उल्टा। कोई डाउट कॉम्प्रेसिबिलिटी में? ना। कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी कि आपकी कोई भी चीज को कितना कॉम्प्रेस कर सकते हो उसकी कैपेसिटी। ओके हाँ बताओ चलो आंसर। वेरी गुड। मैसेज छोड़ो पॉसिबल हो तो, एटलीस्ट पता चले कितने स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट है लेक्चर के अंदर। ओके सही है सभी के, ध्रुवीन, वंश, मैत्री, स्मिथ, ब्रिजेश, पृष्टि, सही है बी। चलो बोलो बोलो जल्दी। थर्ड का आंसर ध्रुवीन क्या है? बल्क मॉड्यूलस। सही है बेटा। ए न्यूटन पर मीटर का, तो बी और सी में कंफ्यूज ना हो, ध्यान दो। एमएलडीबी मैच करो बी और सी के अंदर। वेरी गुड, सभी के आंसर सही है बी। बी ओके चलो कोई डाउट बच्चों? अब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हम दूसरा क्या बोलते हैं? शियर मॉड्यूलस। शियर मॉड्यूलस। शियर, ये चैप्टर कैसा है पता है? कंफ्यूजन वाला है कि भाई इसमें ये, बाकी चैप्टर बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूज बहुत हो गया कि इसमें ये ऐसा कुछ होते रहेगा। आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके चलो वही चीज, रेशियो ऑफ सीयरिंग स्ट्रेस टू सीयरिंग स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस जो था उसकी जगह यहाँ सीयरिंग स्ट्रेस और सीयरिंग स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ऑब्जेक्ट में ये सब कुछ तो पता ही है, इसलिए मैं बताता हूँ नहीं वो आपको, मैं ऑलरेडी डिटेल में बता दिया ये सब कुछ, भाई कैसे ये थीटा है, एक्स क्या है, एच क्या है, ये सब कुछ नहीं है ना जरूरत किसी को। हाँ सीयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, हाँ लेकिन सीयरिंग स्ट्रेन में चेंज होता था बच्चों, क्या होता था? एक्स अपॉन एच, एक्स अपॉन एक्स एच। अपॉन एच, अदरवाइज हम थीटा भी यूज करते थे काफी बार, एक्स अपॉन एच, टेन थीटा और थीटा, है कि ना? तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या था? सीयरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन, अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया था, हम्म। और स्ट्रेन यानी कि थीटा यूज करते थे, एफ अपॉन हाँ ए थीटा। बोलो कोई डाउट फॉर्मूला में? ना। अरे हाँ ना बोलते रहो बाकी के स्टूडेंट भी, इजी टॉपिक है। ओके बाकी यूनिट तो सेम ही है आगे के जो थे वो। इन दिस केस शेप ऑफ बॉडी चेंज बट वॉल्यूम, अब ये सारी चीज मैंने बता दी थी। ओके क्या क्या हो रहा है सीयरिंग के अंदर, खाली आपको ये रेशियो याद रखना है। खाली सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है ना उसका सीयरिंग होता है, बाकी किसी का जनरली होता नहीं है। ओके अब सारे चीज का एक ही टॉपिक में एक ही पेज में, यदि हम समरी कर लो ना, जैसे हमने स्ट्रेन में तीन केस बताए थे एक ही पेज में ऐसे, जिससे कि याद रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। चलो कौन से थे? मॉड्यूलस ऑफ रिजिड, सॉरी इलास्टिक मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस અને शियर मॉड्यूलस। इलास्टिक मॉड्यूलस तीन थे। कौन कौन से? यंग्स मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, बल्क, बल्क આ मॉड्यूलस, તો વોલ્યુમ, बल्क मॉड्यूलम या तो वॉल्यूम लिखो, ને શિયર અને કા તો રિજિડ। शियर मॉड्यूलस अदरवाइज मॉड्यूलस ऑफ Rigidity. रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। शॉर्ट फॉर्म लिखूं या पूरा लिखूं? ના સર ચાલશે। यंग मॉड्यूलस, इसको हम गेमा बोलते हैं जनरली। ओके बल्क मॉड्यूलस को बीटा बोलते थे ना कुछ, शियर मॉड्यूल जो भी बोलते हैं, सिग्मा, आप सिंबल तो कुछ भी यूज कर लो चलेगा। चलो इसका फॉर्मूला क्या था? यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था बच्चों? फॉर्मूला F सभी upon का सेम ही है, F फॉर्मूला upon सभी A का, upon delta L upon A। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फॉर्मूला ऑफ ऑल द टॉपिक आर सेम, बस खाली स्ट्रेस और स्ट्रेस तो सेम ही है, स्ट्रेन में चेंज होगा, नीचे वाला जो स्ट्रेन है ना वो डिपेंड करेगा। तो ऊपर क्या आएगा? FL लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, NIT। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और नीचे स्ट्रेस,
स्ट्रेन सिमिलरली लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेन फॉर्मूला उसका, F इसका by फोर्स A upon अपॉन delta ए, L upon L. इसका होता था फोर्स अपॉन एरिया, और इसका डेल्टा एल Delta अपॉन L ए। upon ओके, तो आपका फाइनली आंसर मिलेगा आपको एफ इंटू एल डेल्टा delta L एल upon L. इंटू ए। A. कोई डाउट? No. क्लियर ना? और क्या था इसके अंदर लेंथ में चेंजेस, किसमें? हाँ, length. ऑब्जेक्ट ऐसा था, इसमें थोड़ा सा लेंथ में चेंजेस कर रहा था, डेल्टा एल। ओके, ये आपका एक टॉपिक क्लियर। बाकी यूनिट बुनिट तो लिखना हो तो लिख लो। यूनिट क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सभी के सेम ही है। Pascal. ओके, और पास्कल और एमएलटी भी देख पास्कल। लेना। एमएलटी क्या बन रहा था? M1 L minus 1 T minus 2. T-1 ओके, -2 नहीं था? 2 હતો 2 હતો. हाँ 2। चलो बल्क मॉड्यूलस का, माइनस अरे माइनस V delta P upon बल्क यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेस, volume strain वॉल्यूम स्ट्रेन, minus वॉल्यूम V delta P स्ट्रेस upon delta V. एफ अपॉन ए और डेल्टा वी बाई वी। जनरली हम एफ बाई ए को पी बोलते थे, डेल्टा पी, और यहाँ माइनस की सिंबल लगा देते थे। तो बीटा का ये फॉर्मूला मिला आपको, माइनस डेल्टा पी इंटू वी डेल्टा डेल्टा वी। V. बीजू बदू से और वॉल्यूम में ये वाला फॉर्मूला बता दो, फिगर। ओके, फिगर ये होगी ना, फिगर से क्या होगा पता है? फिर भी फिगर तो बना ही दो। एग्जाम में काफी बार क्या होगा, जब रिवीजन करते होगे तो फिगर से काफी सारी चीज रिवीजन हो जाएगी आपकी। अब बच्चा आपका शियर मॉड्यूलस। तो शियर मॉड्यूलस में कोई सिंबल यूज कर लेते हैं हम, एस, जो भी ले लेना आप अपने हिसाब से। उसमें क्या था? शियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन, F upon A by theta और यहाँ फॉर्मूला एफ अपॉन ए, और upon यहाँ अभी मैं theta. ना एक्स बाई एच लिखता हूँ और थीटा भी लिखता हूँ, तो दोनों फॉर्मूला आपसे क्लियर हो, समझ में आया? इन केस काफी बार जरूरत पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। F upon A theta. ए इंटू थीटा। कोई डाउट बच्चों? ना. ओके, बाकी एमएलटी यूनिट सब कुछ सेम एज यूजुअल, जैसे आगे के टॉपिक में थे वैसे। ओके, इसका एक कुछ फॉर्मूला फिगर बनानी हो तो भी बना लो। जितना फिगर से याद रखने का ट्राई करोगे ना, थोड़ी फिगर अच्छी से बना देता हूँ मैं आपको। कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? ना. मैं 3D नहीं बनाता हूँ, 2D बना देता हूँ। एक मिनट हो बच्चों, चलो अलग अलग करना कौन है? चलो समझ लेना यार आप, डेल्टा एक्स और ये एच और ये थीटा। नहीं ना कोई डाउट? ना. श्योर बच्चों, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, इससे भी यदि आगे के ना याद रहे तो इससे भी याद रख सकते हो। ओके, चाहो ना तो मैं 4-5 पेज में पूरी हैंड रिटन नोट्स बना सकता था, लेकिन अलग अलग इसलिए बनाई तो जब आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आया। बाकी याद जब रीड कर लर्न करने बैठो तो यही याद करना है। ओके, मैंने आपको दोनों टाइप के अलग अलग से भी रिटन नोट्स में लिखवा दिया है और ये टेबल भी बना दिया है। ओके, थोड़े से राइटिंग चेंज हो जाएंगे आज अभी से जो नोट्स बनेगी उसमें, क्योंकि मैं रफली लिख के किसी को दे देता हूँ लिखने के लिए, तो थोड़ी मेरी राइटिंग में इश्यू हो रहा था और अच्छे सब कुछ लिख नहीं सकता था, टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए। ओके, चलो कोई डाउट बच्चों इसमें? ये सब कुछ एज यूजुअल जो आपको यहाँ दिखेगा वही नोट्स मिल जाएगी आपको। पक्का कोई डाउट नहीं है तो बता दो आंसर, चलो जल्दी से। जल्दी जल्दी। यस, वेरी गुड। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सी। ओके, वेरी गुड बी। सेम यूनिट सेम डायमेंशन, सारे ओके सभी, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। ओके, सारे सभी के फॉर्मूला सेम है तो आंसर भी सेम ही होगा। कोई डाउट बच्चों? ना.
लास्ट टॉपिक हमारा पॉइजन्स रेशियो। क्या है हमारा? पॉइजन्स रेशियो। अब देखो, अभी तक हमने एक चीज याद की, हमने लेंथ में इंक्रीज किया था, तो क्या सच में आपको लग रहा है कि लेंथ में यदि इंक्रीज करो तो एज यूजुअल खींच ही जाएगा? इसको मैंने खींचा तो ऐसे खींच जाएगा, ऐसा क्या आपको सच में प्रैक्टिकली सोचो, क्या ऐसा लग रहा है कि हर एक केस में ऐसा ही होगा? ना। क्यों? अब एकदम हेवी या थिन वायर को खींचोगे, थिक वायर को, तो थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा। याद करो, खींचोगे जितना ज्यादा खींचोगे और पतला सा होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि उसकी लेंथ के साथ साथ उसकी जो रेडियस या डायमीटर वो भी चेंज हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रैक्टिकली जब हमने समझने बैठे टॉपिक को, तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि लेंथ चेंज किया तो बाकी, क्योंकि काफी बार उसके रेडियस और डायमीटर में चेंज होता है। समझ लो ये ऑब्जेक्ट था, अब उस ऑब्जेक्ट में मैंने फोर्स लगाया तो क्या होगा पता है? ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, ये लेंथ तो चेंज हुई उसकी, લાંબુ થઈ ગયું, પાતળું भी सामने થઈ। सामने क्या हो गया? उसका डायमीटर भी चेंज हुआ। देख लो, અમે જાડિયા જ છો મમ્મી क्लियर? कौन है ये? क्रिस? लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो डेल्टा डी जितना चेंजेस हुआ, या जिसको हम जनरली डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर रेडियस का चेंजेस इक्वल ही है, हाँ कि ना? तो उसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। ओके, सॉरी, पॉइजन रेशियो उसको नहीं बोलते, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है उसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। क्या बोलते हैं उसका कॉन्सेप्ट को? बोलते हैं पॉइजन रेशियो। है क्या पॉइजन? अरे यार, फिगर क्यों मैंने यहाँ बना दी, फिर से बनानी पड़ेगी। तो when a wire stretched by a force along its length, then its length increase, लेंथ तो इंक्रीज होएगी, और साथ में रेडियस का तो डायमीटर, दोनों एक ही चीज है, डिक्रीज भी होगी, एज शोन इन फिगर, जो मुझे वापस बनानी पड़ेगी। ओके, लेंथ तो चेंज हुई, लेकिन सामने उसका डायमीटर जो था वो भी चेंज हुआ, उसका रेडियस था वो भी चेंज हुआ। तो उस कॉन्सेप्ट का जो है वो हम बात करते हैं। ऐसे केस के लिए कुछ फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे, तो उस कॉन्सेप्ट में उस पॉइजन रेशियो क्या है पहले वो समझ लेते हैं। पॉइजन रेशियो यानी कि रेशियो ऑफ चेंज इन द रेडियस। पहले लेटरल स्ट्रेन समझते हैं, पॉइजन रेशियो को छोड़ दो पहले। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल और लॉन्गिट्यूडल में क्या डिफरेंट है? लेटरल यानी कि डायमीटर में जो चेंज हो रहा है, ये वाला चेंज बच्चों, ये वाला चेंज, रेडियस और डायमीटर वाला चेंज बच्चों। तो ये जो चेंज हो रहा है उसका जो रेशियो है, समझ लो पहले डायमीटर 5 थी, अब खींचा तो डायमीटर 2 3 हो गई, तो ये जो चेंज कितना हुआ? 2 का हुआ। अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे बोले सर सच में ऐसा हो रहा है? हाँ, डायमीटर का जो रेशियो है और रेडियस का रेशियो, डायमीटर का रेशियो लो या रेडियस का रेशियो लो, एक ही चीज होगी। प्रूव करें? चलो, डायमीटर समझ लो पहले 6 था, अब हो गया 4। रेडियस पहले कितना था? 3, अब हो गया 2। चेंज कितना हुआ? डेल्टा डी 2। चेंज आर कितना हुआ? 1। अब लगा दो डेल्टा डी बाई डी, 2/6। डेल्टा आर बाई आर 1/3। समझ में आया? सॉरी, 2/6 यानी कि 1/3, और आर बाई आर 1/3 आया, दोनों सेम। देख लो, समझ में आया ना? काफी सारे स्टूडेंट कैसे सर डबल है, कहां से चेंज होगा? लेकिन रेशियो है साथ में। हेलो, हाँ सर। ओके, नेगेटिव क्यू? जस्ट बिकॉज यहाँ डायमीटर ऑलवेज क्या होता है, जब लेंथ इंक्रीज हो ना तो डायमीटर ऑलवेज डिक्रीज होता है। आप खींचोगे तो ऑब्जेक्ट छोटा सा हो जाएगा, उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी जस्ट पुट द माइनस साइन, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। डायमीटर और रेडियस क्या हुआ यहाँ देखो? माइनस हुआ। क्लियर हर्ष? ओके, उसको हम बोलते हैं, ओके, ये मिला कौन सा? लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन यानी कि क्या? डायमीटर का तो रेडियस डिक्रीज है। ओके, अब दूसरा है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, वो तो आपको पता ही है। लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन यानी कि लेंथ का चेंजेस। तो अब पॉइजन रेशियो क्या है पता है?
पोइजन रेशियो इज नथिंग बट द जो लेटरल स्ट्रेन था आगे का डायमीटर वाला वो, और जो लॉन्गिट्यूडल ये लेंथ वाला जो चेंजेस है उसका रेशियो। समझ में आया? पोइजन रेशियो यानी कि डायमीटर वाला जो चेंजेस था, रेडियस वाला लेटरल स्ट्रेन वो, अपन और ये जो longitudinal लेंथ का strain. चेंजेस है वो। तो लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला था डेल्टा डी बाई डी या तो डेल्टा आर बाई आर, और लॉन्गिट्यूडल Delta L upon डेल्टा एल L. अपॉन डेल्टा माइनस एल साइन, अपॉन माइनस साइन इसलिए क्योंकि डायमीटर क्या हो रहा है, स्ट्रेच करने से Decrease. डिक्रीज हो रहा है। कोई डाउट? ना. पोइजन रेशियो में ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, इसलिए कोई डायमेंशन होता नहीं है. ओके। और इसकी वैल्यू, थियरिकल वैल्यू -1 से 0.5 तक होती, याद रख लेना, शायद नहीं मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक में ये वैल्यू, एमसीक्यू में काम आएगी, -1 से लेके 0.5। और इसकी प्रैक्टिकल लिमिट होती है 0 से 0.5 की। थियरिकल लिमिट -1 से 0.5 और प्रैक्टिकल लिमिट है उसकी 0 से 0.5। पे डाउट? वैल्यू याद रखनी, उसमें समझना नहीं है कुछ। चलो, पोइजन रेशियो में कोई डाउट बच्चों? ना. डायमीटर का चेंज, अभी तक हम क्या करते थे, लेंथ की चेंज ऐसे ले लेते, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज किया तो ऑब्जेक्ट में लेंथ चेंज हुआ, लेकिन वो नहीं देखते कि ऑब्जेक्ट में थिकनेस में भी चेंज होगा। ओके, जब हम वो बात करते तब कौन सा रेशियो आएगा? पोइजन रेशियो आएगा। कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? ना. आंसर दो चलो। एक मिनट हो बच्चों। चलो, वेरी गुड, सभी के आंसर सेम आया। नेक्स्ट आंसर दो। यस वंश, क्या डाउट है बोलो। नेक्स्ट आंसर दो चलो। एक मिनट हो बच्चों। वेरी गुड, सभी के आंसर सेम है। ए वेरी गुड। बोलो, क्लियर? कोई डाउट आज के सेशन में बच्चों? ना. नो सर। श्योर?